हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में फिर से डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने आदिकाल और भक्तिकाल को अच्छे से पढ़ लिया है। भक्तिकाल में निर्गुण भक्तिधारा, सगुण भक्तिधारा सब कुछ हमने पढ़ लिया है। बस अब आज हम लोग तीसरा नंबर देखने वाले हैं रेतकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपने पिछली वीडियोज को अच्छे से देखा होगा और समझ लिया होगा, तो ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने पीछे नहीं देखा तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और इनको समझते हैं। ठीक, तो ये रीतकाल में आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तभी आगे की भी और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए, जैसे आप ये देख पा रहे हैं रीतकाल है, ठीक, जो कि 1700 से लेके 1900 के बीच में चला था ये। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो 1700 से लेके 1900 तक के बीच में चला है, डेट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, लास्ट पार्ट में इसके, जब हम लोग नई कविता को कर रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे सन और संवत में क्या अंतर होता है और कितने कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। जिस प्रकार भाषा के पश्चात व्याकरण बनता है, जिस प्रकार भाषा के बाद व्याकरण बनता है, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के पश्चात लक्षण ग्रंथ बनते हैं। सही है, साहित्य निर्माण के बाद जब साहित्य का निर्माण हो जाता है तो लक्षण ग्रंथ बनते हैं, जिसे हम रीति ग्रंथ भी कहते हैं। इसलिए इसको रीत काल कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, रीत का अर्थ और भी होता है, जैसे रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन की पद्धति भी रीत कहलाती है। ठीक है, हाँ, इस काल में इस पद्धति पर प्रकाश डालने वाले रीति ग्रंथों एवं इस पद्धति का आधार लेकर रचे जाने वाले रीति काव्यों की प्रधानता रही। मतलब उनमें रस, अलंकार, गुण, ध्वनि बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा इन ग्रंथों में, इसी को लिए इनको रीत ग्रंथ कहा गया। ठीक है, और रीत काव्यों की प्रधानता रही, अतः इस काल को रीत काल कहा गया। रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रीत काल का मतलब भी श्रृंगार काल भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम लोग रीत उसमें आपका पढ़े थे, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, तो वैसे रीत। ठीक है, तो श्रृंगार, इसमें श्रृंगार रस की बहुत ज़्यादा प्रधानता। श्रृंगार रस का मतलब होता है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जो हमने आपको पढ़ाया था। फिर भी हम एक बार रिवीजन करा देंगे पेपर से पहले आपको। ठीक है, प्रत्येक कवि ने आचार बनने की लालसा से कोई न कोई लक्षण ग्रंथ अवश्य लिखा। आचार बनने की लालसा में कोई न कोई कवि, हर कोई कवि कोशिश कर रहा था कि हम ग्रंथ लिखें, लक्षण ग्रंथ लिखें। रीत विषय पर सर्वप्रथम कलम चलाने वाले आचार्य केशवदास हैं। कौन है? केशवदास, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय को अपनाया। वो देखो, अलंकार सबसे पहले इन्होंने यूज किया था, जो कि केशवदास जी हैं। ठीक है, तो ये आपने रीत काल के बारे में पढ़ा, क्यों इसका नाम पड़ा। रीत का एक अर्थ होता है रस, अलंकार, गुण, ध्वनि वालों का इनका सबका यूज करना, और एक होता है श्रृंगार काल। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार रस का इसमें ज़्यादा प्रधानता रही। ठीक है, रसों में। तो खैर आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या इसकी विशेषता रही है। ठीक है, रीतकाल की। अब आपने इसके बारे में पढ़ा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, मतलब इसमें सबकी होड़ लगी थी सभी कवियों की, हम आचार्य बन जाए, हम आचार्य बन जाए। सही है ना, आचार्य क्योंकि कवि से थोड़ा बड़ा पद होता है। इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इस काल के प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में होते थे। आचार्य सब पहले बनने की कोशिश करते। उनकी कविता पांडित्य के भार से दबी हुई थी, पांडित्य के भार से दबी हुई थी। श्रृंगार प्रीता, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अभी इसने बताया। इस काल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति, सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई। ठीक है, यह श्रृंगार वर्णन अश्लील कोटि तक पहुंच गया। वो देखिए, इतना ज़्यादा श्रृंगार रस का यूज किया गया कि अश्लील कोटि तक पहुंच गया, मतलब अश्लीलता आ गई थी उसमें। कहने का मतलब श्रृंगार में अश्लीलता कब आती है? जब श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार को सबसे ज़्यादा यूज किया जाए। संयोग मतलब जहाँ पे नायक नायिका का मिलने का वर्णन होता है, एक प्रेमिका और एक प्रेम के बीच में। सही है ना, तो वो होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा लक्षित होने लगे। जैसे आपने घनानंद के बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा उनके में लक्षित होता था। सही है ना, तस्लील कोट तक पहुंच गया था। काम झूला उर में उरोजन में दाम झूले, अश्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। अब इसका मीन्स अर्थ जो है बहुत ज़्यादा अटपटा है, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आप समझ जाना। तो खैर आगे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा अश्लीलता को प्रकट करता है। ठीक है,
अलंकार प्रियता, इसमें अलंकार भी यूज किया गया था। कैसे? इस काल की अलंकारिता या चमत्कार प्रदर्शन तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है। क्या है? इस काल की अलंकारिता या चमत्कार प्रदर्शन। चमत्कार मतलब बहुत ज़्यादा चमत्कार हो जाना, नहीं कहते थे ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। तीसरी मुख्य प्रवृत्ति थी। अनुप्रास की छटा भी थी इसमें, अयमक अलंकार की झलक भी, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि नाना अलंकारों के चमत्कार से रेतकाल की कविता चमत्कृत हुई। मतलब इसमें कई प्रकार के अलंकार यूज किए जाने लगे, सब कुछ अलंकार आने लगे। ठीक है, बिल्कुल। चौथा है भक्ति और नीति। ये आपको ये दोहा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इनके बारे में जानना है। भक्ति और नीति, रीत काल में भी भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं मिलती हैं। नीति मतलब होता है जो ज्ञान मार्गी को अपनाए हुए थे, जैसे कबीर दास जी, रहीम दास जी। भक्ति यानी कि रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी जो थे रीत काल, इनमें भी मिलती हैं, किंतु इनमें शुद्ध भक्ति भाव नहीं है, अपितु राधा कृष्ण सुमिरन के बहाने रिझने रिझाने की कविताएं हैं। हाँ, राधा कृष्ण के बहाने, वो आप नहीं कह सकते कि कृष्णाश्रयी शाखा के थे, है ना, पूरी तरह से उनके बारे में नहीं थे। इसमें थोड़ा सा क्या था, नोक झोंक चीज़ें देखती थी कि राधा उनको परेशान कर रहे हैं, श्री कृष्ण उसको बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो रिझने रिझाने की बातें यहाँ पे ज़्यादा की गई हैं। रीझ है सुकवि जो तो जानो कविताई, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। तो इसमें ज़्यादा रिझाने उझाने की, ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो, श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाए, संयोग श्रृंगार की। ठीक है, हाँ, तो वही चीज़ें इसमें रिझाने वगैरह की बात हो जाती है। तो खैर चौथा था आपका। आगे चलते हम लोग देखते हैं पांचवा जो इसकी विशेषता है वो क्या है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार लिखते हैं कि ये भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग थी। वो देखो, जो भक्ति भावना इसमें थोड़ी सी ईश्वर के प्रति थी, तो वो श्रृंगारिकता के बहाने थी, यानी श्रृंगार रस का ज़्यादातर यूज किया। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे, तो राधा कृष्ण का यही अनुराग धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। तो ज़्यादातर राधा कृष्ण के बारे में ही यहाँ पे लिखा करते थे। छठवां नंबर है ब्रज भाषा की प्रधानता। इसमें ब्रज भाषा बहुत ज़्यादा थी। इस काल की रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति में मधुर ब्रज भाषा रीत काल के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना से अधिक उपयुक्त थी। यानी कि आप कुल ये मिला के कह सकते हैं कि रीत काल की रचनाओं में ब्रज भाषा की ज़्यादा बहुमुखता थी, यानी कि ज़्यादा यूज किया गया। ऐसे आप शॉर्टकट में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है आपको, बस 1 या 2 लाइन इसका बनाना है। वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्व, धनात्मकता, शब्द गति, अनेकार्था, व्यंग आदि वैशिष्टियों से इस काल की काव्य भाषा युक्त हुई है। तो काफ़ी कठिन कठिन शब्दों का यूज किया गया। आप इनके चक्कर में नहीं रहना, बस आप सुनते चलो, ठीक है। और जो इनमें मेन चीज़ें हैं, जैसे ब्रज भाषा की प्रधानता, तो ये जरूर लिखना कि इस काल की रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखना जरूर है, 1-1, 2-2 लाइन का, 2-2 लाइन का कोशिश करो को 2-2 लाइन का लिखना है। अगर 3 नंबर में आ रहा है तो केवल हेडिंग भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हेडिंग जरूरी है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीत काल में कवि कर्म के साथ ही आचार कर्म भी संपादन हो रहे हैं। लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए और उनके उदाहरण जैसे कविताएं भी रची गई। लक्षण ग्रंथ को ज़्यादातर बहुलता दी गई, ठीक है, हाँ। जीवन दर्शन। रीत काल की कविता में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना नहीं मिलती है, राष्ट्रीय भावना यहाँ पे नहीं है। भोगवादी प्रवृत्ति मिलती है। भोगवादी वही क्या कहते हैं उसको, राजा रहते थे, बढ़िया पिए पाए पड़े रहते थे आराम से, है ना, नाच गाना देखते हुए नृत्यका नाचती रहती थी इधर। बाकी उनके जो चापलूस रहते थे मंत्री लोग, वो सब उनके गुणगान करते थे, कब उनके बारे में वाह 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 लिखते थे, तो वही उसको भोगवादी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो 9वां नंबर है मुक्तक काव्यों की रचना। इसमें क्या है, इस काल यह भी इस काल की विशेष देन है कि मुक्तक काव्य होने लगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान ना देने लगे कि इसमें अलंकार होना ही चाहिए, कि रस होना चाहिए, जरूरी है, ऐसा नहीं। मुक्तक काव्य में लिखने कि कोई बांध न रहे, जो मन में आए लिखते रहो। 10वां है इस काल की अभिव्यंजना प्रणाली मनोरम है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, श्रृंगार रस है। तो आपने देखा यहाँ पे रीत काल को हमने देखा, जिसे श्रृंगार काल भी कहा गया, तो श्रृंगार काल से आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रमुख कवि। रीत काल का मतलब भी, रीत का अर्थ हमने बताया रस, अलंकार, छंद वगैरह गुणों का ज़्यादा वर्णन हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा केशव दास के बारे में पूछा जाता है, जिन्होंने रामचंद्र का लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बिहारी लाल, जो कि बिहारी सतसाई इन्होंने लिखा, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपका घनानंद, हमने आपका नाम लिया था घनानंद का, इन्होंने इनकी रचनाएं देख लो ना, 11वीं 12वीं में जब आप देखेंगे, 11वीं अगर आप 11वीं 12वीं में हैं या फिर 10वीं में, तो आगे देखेंगे घनानंद के जो दोहे हैं या इनकी जो छंद हैं, रचनाएं हैं, इतना ज़्यादा प्रेम से भरे हुए हैं, है ना।
सुजान सागर हैं, विरह लीला है। घनानंद की जो प्रेमिका थी वो सुजान थी। कौन थी? सुजान थी। ये प्रेमी अपने प्रेमिका के विरह में, वियोग में, क्योंकि इनकी प्रेमिका इनको छोड़ दी थी, इनको इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दी थी, तो उनकी इसकी याद में ये कवि बन गए। समझ रहे हो? इसकी कहानी हम कभी सुनाएंगे आपको, थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। ये राजा के यहाँ रहते थे दोनों, तो वो जो सुजान थी वो नृत्यिका थी, वहाँ नाचती गाती थी। घनानंद क्या करते थे? वहाँ कवि थे, ये लिखा करते थे, ठीक है, लेकिन उतने अच्छे फेमस कवि नहीं थे। तो घनानंद को प्रेम हो जाता है सुजान से। अब सुजान उसके लिए इतना अच्छे अच्छे कविताएं लिखने लगे और चीज़ें वहाँ करने लगे। अब उन्होंने सुजान से कहा भी, तो सुजान ने नहीं माना, ठीक है, सुजान ने ठुकरा के चले गए। तो घनानंद इतना ज़्यादा उससे प्रेम करते थे कि उसकी याद में, विरह में, और फिर वहाँ के राजा ने गुस्सा आके सुजान के कहने पे, सुजान ने शिकायत कर दी राजा से कि ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो घनानंद को निकाल दिया गया राज से और भगा दिया गया वहाँ से। तो ये क्या हो, दर दर भटकते रहते थे और जगह जगह जहाँ जहाँ भीख मांग के खाते थे। तो ये रचनाएं, अपनी जो दर्द आता था इनके मन में, वो दर्द ये अपने कविताओं में लिख दिए, अपने काव्यों में। तब वो पूरा इनके विरह लीला देखो उन्हीं के याद में लिखा गया, सुजान सागर लिख डाले ये, ठीक है। चलो खैर, ये कहानी शॉर्टकट हमने बता दी है। भूषण जी हैं, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये कम पूछा जाता है भूषण। यहाँ पे गिरधर जी, गिरधर की कुंडलियाँ आपने देखा है, सही है ना, बिल्कुल। और यहाँ पास और बाकी ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है। सूदन जी भी सुजान का चरित्र लिखे हुए हैं यहाँ पे, पर ये नहीं, आपको ये 4-5 आपको याद रखना है। गिरधर जी हैं, घनानंद, बिहारी लाल और केशवदास, ये जरूर याद रखना है। पर सभी को लेना है एक बार, पर याद आपको यही 4-5 करने हैं, ठीक है। तो खैर आपको समझ में आया होगा, और हमने रीत काल को भी देख लिया, आपने देखा, और आपने बढ़िया, अगर इत्मीनान से अगर आपने सुना होगा तो हम यकीन से कहते हैं कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो गई होंगी। और आप एक बार जब याद करने बैठेंगे तो आपको याद होगा, और आपको जब पेपर में लिखेंगे ना तो आपको शब्द मिलेगा लिखने को। सुनी हुई चीज़ें ना स्टोरी टाइप की, तो वो ज़्यादा याद होती है और आप लिख पाएंगे, सही है ना। तो जो जो हम शब्दों को आपको पॉइंट आउट किया है कि रीत का मतलब क्या होता है ना, तो भक्ति का मतलब होता है, ये चीज़ें जब आप याद रखेंगे तो वहाँ पर भूलेगा नहीं इसके शब्द को। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया, ठीक है। आप कमेंट जरूर किया कीजिए। देखो, जब आप सीन करते हो, उसको पढ़ते हो, तो आप लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, इससे हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है, और हम लोग दोगुनी मेहनत करते हैं और आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो आप इतना जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब बाद में करना, लेकिन इतना जरूर कर दिया करो आप, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करो आप, ठीक, तो ताकि हमारी जो मेहनत है आपके लिए काम आए और लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए खैर, इसमें इतना ही रखते हैं, और सभी को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।